फिर से हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास का ये दूसरा क्लास होगा ना, तो पहला क्लास का थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतिहास को न हम 3 कालखंड में बांटे थे। तो इतिहास के कितने कालखंड होते हैं? तो इतिहास के 3 कालखंड कौन कौन था? तो पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक काल हो गया। तो यही 3 भाग था। प्राक ऐतिहासिक किसको कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक कहते थे कि जो लिखित नहीं हो उसे हम लोग प्राक, मतलब इतिहास का वैसा कालखंड या वैसा स्रोत जो लिखित नहीं हो उसे हम लोग प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक को हम लोग ने 4 भागों में बांट कर पढ़ लिए थे। इसी का नाम पड़ा था प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल हम 4 प्रकार के पढ़े थे। पहला पाषाण काल में था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा क्या था? तीसरा था नव पाषाण काल और चौथा था हमारा उत्तर पाषाण या ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ये सभी के सभी हम पढ़ लिए थे। इसमें हम लोग पहला में याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में सबसे मेन था कि आग का खोज हो गया था, यानी आग का आविष्कार हो गया था, जो कि मनुष्य का पहला आविष्कार था। ठीक है, दूसरा चीज मध्य पाषाण में अंत्येष्टि कार्यक्रम याद रखना था। नव पाषाण काल में क्या था? खेती की शुरुआत हो गया, मनका का खोज, पहिया का खोज, ये सब हो गया था ना। और उत्तर पाषाण काल में क्या था? तो तांबा धातु का खोज हो गया था। तो एक आध क्वेश्चन आ रही सब तो हम पिछला में करिए दिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को देखें तो ये क्या था? तो इतिहास का वैसा कालखंड जो लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया था, इसी को कहते थे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल तो लिखित हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो। तो इसमें एक ही आता है, एक सभ्यता था जिसका नाम था सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को ही हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल करके पढ़ाएंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। इसका तो हम बता दिए थे प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। अब विश्व का अलग अलग पढ़ते रहेंगे, अभी लंबा है, पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इन्हीं के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन तो हर हाल में आएगा, पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो या कोई भी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सब में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन चीज? तो हम अपना सिंधु सभ्यता। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे कि सिंधु सभ्यता ही नाम क्यों पड़ा इसका। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये नाम पढ़ने का कुछ कारण था। तो हाँ, कारण था तभी ये नाम पड़ा है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो नाम पड़ा था ना, क्योंकि इस सभ्यता का ये प्राचीन काल का है। ठीक है, भारत की बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। इसकी सभ्यता का कुछ डेट याद रखेंगे। ये लगभग 3300 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व मतलब समझते हैं ईस्वी से पहले। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 1 से शुरू हुआ, उस 1 से 3300 साल पहले। तो जैसे आज से कहेंगे तो आज से कहेंगे तो 3300 पीछे और 2025 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना? 5325 साल। तो यही है, जब भी लगाया जाएगा ईसा पूर्व मतलब ईस्वी से पहले, इसको लिखते हैं इंग्लिश में BC। ठीक है, ईसा पूर्व को क्या लिखते हैं? BC। तो 3300 BC, 3300 BC से 1300 BC तक ये चला था। ठीक है, तो पहला बात तो आपको यही याद रखना है कि भारत की प्राचीन सभ्यता थी ये 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक ये फूली फली। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता जो था, इनका अधिकतर शहर जो था नदी के किनारे बसा था। और ये सभी नदी न कहीं कहीं जाकर के सिंधु नदी में मिला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु सभ्यता। जैसे अभी बिहार में देखें तो बिहार में सबसे मेन नदी जो है गंगा है। कोई भी नदी जाके कहाँ से कहीं कहीं जाके वो गंगा में मिल ही जाती है। उसी तरह से ये जितना भी शहर था, जितना भी नदियां था शहर के बगल वाला, सब जाके कहीं कहीं सिंधु नदी से मिल जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता के लिए सबसे पहले जब इस सभ्यता की खुदाई किया गया तो सबसे पहला शहर हड़प्पा नामक शहर का खुदाई हुआ था।
कौन सा शहर था? हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। पहले नाम समझ गए ना, नाम क्यों हुआ इसका। कब से कब तक चला था? तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अब सबसे पहला बात याद रखना है कि इसका जानकारी कौन दिया था। जैसे जानकारी होता है, कोई कोई बताया होगा कि ये सभ्यता है, अभी तो समुद्र में डूबा हुआ है, पानी के अंदर है, तो कोई कोई तो जानकारी दिया होगा। तो जानकारी देने वाला था चार्ल्स मैसन, आप याद रखेंगे। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने दिया था। तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहली बार जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद याद रखना है कि इसका सर्वेक्षण, अब जानकारी कोई दिया, कोई जाकर के देखा होगा ना कि सच में है या नहीं है, तो ये इसको कहते हैं सर्वेक्षण करना। तो सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम का किया था। कौन किया था? सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम। ठीक है, याद रखना है सबका नाम, जेम्स कनिंघम। ठीक है, जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन और इसका सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम। उसके बाद था इसका नामकरण, ये जो नाम रखा दोनों, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, नाम रखने वाला था जॉन मार्शल। याद रखना है, नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। ठीक है, नामकरण कौन किया था? तो जॉन मार्शल नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल, इसको बहुत अच्छा से याद रखना है। इसकी खुदाई किसने किया था? सबसे पहले, अब ये सब जानकारी मिल गया, खुदाई कोई किया होगा ना, तो खुदाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दयाराम साहनी था। कौन था? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी थे। तो ये 5 बात तो आप इसका पहले नंबर पर बढ़िया से याद रखिए। ठीक है, कौन कौन? इसका जानकारी किसने दिया था? जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने करवाया था। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। और खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चला था। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे इसका पूछता आकार कैसा है। जैसे अभी भारत का कुछ आकार देखें, ये देखिए, यही आकार में है, चतुर्भुजाकार। भले पूरी तरह से चतुर्भुज तो है नहीं मेथ की तरह, लेकिन चतुर्भुजाकार है, चारों बगल फैला है। इसी तरह से यहाँ हम देखें तो, जैसे हम लोग यहाँ देखें, सिंधु सभ्यता जो था ना, कुछ यहाँ पंजाब में इसका एक शहर मिला है, एक शहर हरियाणा में मिला है, एक शहर यूपी में भी मिला है, कुछ यहाँ तक मिला है। अब देखिए, सबसे अधिक शहर जो मिला है सिंधु सभ्यता का, सबसे अधिकतर शहर वो गुजरात में मिला है। कहाँ मिला है? गुजरात में बहुत सारा इनका शहर। अधिकतम शहर पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक शहर कहाँ स्थित था? तो गुजरात में। ठीक है, पाकिस्तान में भी मिला है, पाकिस्तान में। तो अगर इसको मिलाएंगे ना, लगभग में इस तरह से मिलाए तो क्या बन जाएगा? ये त्रिभुजाकार बन जाता है। ठीक है, ये तनी ज्यादा ही हो गया। ठीक है, त्रिभुजाकार कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। तो पूछेगा कि आपको कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ठीक है, क्या त्रिभुज से बाहर नहीं था? त्रिभुज से बाहर भी एक शहर था, लेकिन लगभग माना गया है। ठीक है, तो लगभग में त्रिभुजाकार। तो इसका आकार याद रखना है। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, आप लोग नक्शा से भी बढ़िया से समझते चलेंगे ताकि याद भी रहे। त्रिभुजाकार था। ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल समझते हैं, जगह छेकना, कितना जगह छेका हुआ था। तो इनका क्षेत्रफल जो था ना, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर कैसे? किलोमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था इसका क्षेत्रफल। आज भारत की क्षेत्रफल कितना है? तो 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे जीके के लिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना? 32 लाख, और यहाँ पर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नया क्वेश्चन और पूछने लगता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सिंधु सभ्यता जैसे ऐसे है, तो सबसे ऊपर में सबसे ऊपर वाला शहर कौन था? सबसे नीचा वाला शहर कौन था? या सबसे दायां शहर, सबसे बायां शहर? इसको दायां बायां तो देगा नहीं, ऊपर नीचे। इसको हम लोग दिशा के माध्यम से याद रखेंगे। सबसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। पहले दिशा समझ लीजिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम होता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 2-4 बार कर लीजिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, आप लोग एक आध बार करिए, साथ साथ हो जाएगा आपको याद। ठीक है, पूछेगा सबसे पूरब में कौन था? सबसे पूरब में, सबसे पश्चिम में, सबसे पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण में कौन कौन रास्ता? तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको याद करते हैं। तो सबसे ऊपर जो था ना, ऊपर सबसे
ऊपर में था मांडा, कौन था? मांडा, ठीक है। सबसे इधर दाया साइड देखेंगे, दाया साइड कौन है? तो पूरब है। पूरब में सबसे पूरब में जो था ना आलमगीरपुर था, ठीक है। इधर दायमाबाद था, इसका इधर था सुतका गंडोर, ठीक है। याद रह नहीं जाएगा तो हम नक्शा ही बना, नक्शा के साथ साथ उधर बना देते चौहद्दी। इसी को चौहद्दी कहा जाता है, चारों ओरों की एरिया, ठीक है। तो हम लोग सिंधु सभ्यता की चौहद्दी को देखेंगे। इधर हम चौहद्दी देख लेते हैं, चौहद्दी किसका? चौहद्दी सिंधु सभ्यता की। चौहद्दी में हम ऐसे दर्शा देते हैं, ध्यान से देखिए, सीखिए, ठीक है। इस तरह से दर्शा देते हैं, लिखिए, हो गया, चारों एरिया हो गया, ऊपर नीचे दाया बाया सब। ऊपर क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्या था? मांडा नामक शहर था, मांडा शहर, ठीक है। इधर था सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, गेंडोर हो गया। इधर क्या था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। इधर क्या है? इधर है दैमाबाद। ऐसे आपको याद रखना है चारों एरिया को। हम लोग याद इधर से कर लेंगे पश्चिम से, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए कुछ ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक में क्या याद रखना है? छोटा सा ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे इसको। ट्रिक में क्या याद करना है? तो देखिए, जोर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम, सम माने क्या होता है? जोर। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एड, ठीक है। सम हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड। सम बराबर एड, बात एक ही है। सम बराबर एड। सो से सुतका गेंडोर, मो से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। ऐसे याद रखेंगे, सम बराबर एड, सम बराबर एड। सो से सुतका गेंडोर, मो से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। ऐसे करके चारों को याद कर लेंगे। क्या कहेंगे? सम बराबर एड, सुतका गेंडोर, दो चार बार हमारा साथ ही साथ बोलिए, हो जाएगा याद है। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। फिर से कहां से शुरू करें? पश्चिम से। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। ये चारों के चारों आप लोग को याद हो जाएगा। दो चार बार हमारे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए ताकि याद हो जाए ना। चलिए बोलिए, इसको कैसे बोलेंगे? सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, हो गया। अब ये कौन नदी के किनारे बसे थे? ये नदी का नाम पूछेगा, याद रखना है सबका ना। तो नदी का नाम पूछेगा तब कैसे याद रखेंगे? तो ये था दास्क नदी के किनारे, ठीक है, दास्क नदी। ऐसे करके पोस्ट में दे देते हैं हम सब, जो पोस्ट में देंगे समझ लेना है कि नदी का नाम है, ठीक है। दास्क नदी के किनारे था। ये था चिनाब नदी के किनारे। मांडा कौन से नदी के किनारे बसा था? चिनाब नदी, ठीक है। ये था हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे। ये था दैमाबाद कौन सा नदी? तो परवरा नदी था, ठीक है, परवरा नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए ट्रिक याद कर लेंगे हम, इसका भी ट्रिक दे देते हैं। देखिए ऐसे याद रखेंगे, कहेंगे डच है पर भारत में नहीं, डच है पर, हो गया, इतना ही तक में हो जाता है हमारा काम। लेकिन आगे कुछ बोलना हो तो डच है पर भारत में नहीं। डच जो देश है तो है भारत में, तो नहीं है। डच है पर भारत में नहीं, ऐसे करके बोल लेंगे तो बोलने के तरीका हो जाएगा, लय बन जाता है, ठीक है। डो से हो गया दास्क नदी, चो से चिनाब नदी, है से हिंडन नदी, पर से परवरा नदी। बस हो गया, खत्म हमारा चारों नदी। नहीं तो याद न रह जाएगा कौन कौन? तो कहेंगे सुतका गेंडो, दास्क नदी, मांडा कौन सा? चिनाब नदी, आलमगीरपुर कौन सा? हिंडन नदी, और दैमाबाद परवरा नदी। ऐसे अच्छा है चार चार का वैसे याद रखिए, सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। अब नदियों के नाम याद रखेंगे। नदी का नाम दास्क नदी, यानी डच है पर भारत में नहीं, तो दास्क नदी, चिनाब नदी, उसके बाद हिंडन नदी, परवरा नदी, और खत्म हो गया। इसी पर हमारा ये पूरे सिंधु सभ्यता, अब ये नहीं कि पूरा सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, इस सिंधु सभ्यता की जानकारी खत्म हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता में बहुत सारे शहर पाए गए थे, जैसे बताया ना ये कि पंजाब में था, हरियाणा में था, यूपी में था, पाकिस्तान में था, सबसे ज्यादा शहर तो गुजरात में था। तो अब एक एक शहर करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसको छाप लीजिए, तब हम शुरू करेंगे। चलिए अब हम लोग हड़प्पा शहर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हड़प्पा शहर जो है, इसमें पढ़ना क्या क्या होगा? हड़प्पा शहर कौन नदी के किनारे, इसका खुदाई किसने किया था, उसके बाद याद रखना है ये स्थित कहाँ है, और यहाँ तक याद रखना ये भी है
कि ये इसको तो पढ़ा गया नहीं, लिखा हुआ था लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो पढ़ा नहीं गया तो इसके बारे में जानकारी कैसे हासिल करेंगे? तो यहाँ के साक्ष्य को देखिए, साक्ष्य मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मार्कर मिल गया, मान लीजिए इस रूम में आया तो एक मार्कर मिला, तो मार्कर एक साक्ष्य हो गया कि इसमें कोई पढ़ते लिखते होंगे इसलिए मार्कर रखा हुआ है। अब यहाँ पदार्थ रखा रहेगा, कहेगा पढ़ाई हो रहा था रूम में, तो नहीं होगा। ऐसा कुदाल है तो इसका मतलब किसान होगा, इसी को हम लोग कहेंगे साक्ष्य। यहाँ साक्ष्य के रूप में जो भी चीज मिलेगा उसके आधार पर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, तो साक्ष्य आपको याद रखना होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आसानी से खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए पहला शहर हम कौन सा ले लिए? हड़प्पा शहर। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई जो हुआ था 1921 में हुआ था, सबसे पहला शहर का। कब हुआ था? 1921। तो हम यहीं पर बैठा देते हैं, इसे करके याद ही रह जाएगा, एक अलग से स्टार बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? तो 1921 में हो गया था। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाया था ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। खुदाई करवाया था दयाराम साहनी। आपको शुरू में भी बताया गया था, पहला शहर का खुदाई यही करवाए थे दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, ठीक है। ये स्थित कहाँ है? स्थित मतलब स्थान, कहाँ पर है ये अभी, ठीक है। तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ पर मोंटगोमरी जिला, जिला का भी नाम याद रखेंगे, मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्थित कहाँ है, तो मोंटगोमरी जिला में, ठीक है। उसके बाद इसका नदी याद रखना है, नदी कौन नदी के किनारे है? तो ये है रावी नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। ये चार बात मुख्य रूप से याद रखना है। हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने करवाया था। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक जिला में, ठीक है। किस नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये चार बात तो मेन हो गया। अब इसका साक्ष्य हम पढ़ेंगे। साक्ष्य मतलब यहाँ पर प्रमाण, इसको प्रमाण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो साक्ष्य हम पढ़ेंगे, साक्ष्य यानी प्रमाण, सबूत, क्या क्या सबूत मिला है, ठीक है। इसी को सबूत भी कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुम्हार का चाक, ठीक है। कुम्हार का चाक पूछेगा, कुम्हार का चाक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, ठीक है। कुम्हार का चाक। उसके बाद कुम्हार के चाक के बाद आपको याद रखना है अन्नागार मिला था। अन्नागार समझते हैं, अन्न रखने की जगह को अन्नागार कहते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए अपना घर में भी अन्नागार होता है, तो हम अपना घर में अभी कोठी रख देते, तो वो भी तो एक प्रकार का अन्नागार ही, अन्न ही जमा करके रखते हैं। अन्न जमा करके रखने वाले स्थान को ही अन्नागार कहते हैं। तो अन्नागार मिला था, ठीक है। और क्या मिला था अन्नागार के बाद? तो श्रमिक आवास मिला था। श्रमिक समझते हैं, मजदूर को सोने के लिए, आराम करने के लिए, ठीक है, श्रमिक आवास। इसको चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं तरीका से कि क्या कहेंगे? श्रमिक आवास। कि कुम्हार का चाक मिला, कुम्हार का चाक मिला, थकेगा, थकेगा तो खाना खाएगा, खाना के लिए अन्नागार, अन्नागार अब खाना खाए तो क्या करेगा? आराम करेगा, आराम करने के लिए श्रमिक आवास हो गया। ये तरीका एक हो गया, कैसे करके याद रखे। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिला था, मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति। अब मातृ देवी की मूर्ति कैसा था? तो एक मूर्ति थे देवी का, उसमें उसके पैर से वृक्ष जन्म ले रहे थे, इसलिए कहा गया है कि देवी से ही पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से मातृ देवी की मूर्ति का यहाँ पर साक्ष्य में हुई। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद याद रखना है यहाँ से कि ओखली भी मिला था। ओखली समझते हैं ना, ओखली समाज जिसको कहते हैं। तो ओखली का बोलिए कहाँ पर मिला था साक्ष्य? तो हड़प्पा से, ठीक है। ओखली, अब ओखली हो गया, ओखली, ओखली का। अब ओखली के बाद याद रखना है ताबूत। ताबूत समझते हैं किसको कहते हैं? ताबूत क्या करते हैं इसको? जैसे कोई मर गए हैं तो मर जाने के बाद क्या करते हैं? उसको ढक करके, मुस्लिम धर्म में देखते होंगे ले जाते हुए, तो उसको कहते हैं ताबूत। क्या कहते हैं? ताबूत। उसमें बंद कर दिया जाता है, तो इसको ताबूत बोलते हैं, ठीक है। लकड़ियों का होता था पहले, तो लकड़ी का ताबूत कहिए या ताबूत कहिए। तो पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है कि लकड़ी का ताबूत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, ठीक है। लकड़ी के ताबूत के बाद याद रखना है कि अब ताबूत में बंद कर दी किसी को, तो उसको अंतिम संस्कार भी तो करना होगा। संस्कार किस कहाँ पर करेंगे ताबूत वाला चीज को? तो हम लोग कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान का नाम पढ़ा गया, तो कुछ नाम रखा गया उसको पढ़ के, ठीक है। तो RH37 यानी 37 कब्रिस्तान, ठीक है। 37 आने बोलिए, इसको 37 बोलिए, बोले में ठीक रहता है। क्या कहेंगे? RH37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था, ठीक है। RH37 कब्रिस्तान
का साक्ष्य मिला था कहाँ से, हड़प्पा से, ठीक है। हाथी का कपाल मिला था, कपाल, इसका मतलब उस समय में भी हाथी था, समझ रहे ना, हाथी था उस समय में भी। तो हाथी का कपाल, कपाल समझते ना, कंकाल खाली मिला होगा, अब जिंदा हाथी तो मिलेगा, हजारों साल बाद मिला है। तो हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, हाथी के कपाल के बाद आपको याद रखेंगे जो भी हाथियार होते हैं ना, इस पर लोग चिन्ह देते हैं, उसको कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह अभी जो होता है इस तरह से देखे होंगे आप लोग, ये भी क्या है, स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ से मिला है, तो याद रखना है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह ये नहीं कि यहीं से मिला है, और भी शहर से मिला था, ठीक है। आगे पर आते चलेंगे, मोहनजोदड़ो में भी मिलेगा स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह, बस इतना ही बात याद रखना है, पूरा हड़प्पा खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर से देखेंगे याद कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा, कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा जो है 1921 में खुदाई किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, यानी दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। दूसरा बात क्या याद रखना है, हड़प्पा कौन नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। कहाँ है, तो पाकिस्तान के राज्य का नाम है पंजाब, ठीक है। वहाँ के कौन जिला में, तो मोंटगोमरी नामक जिला में। तो पंजाब के मोंटगोमरी जिला में, खाली याद रख लेंगे, वही बहुत है, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है, यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिला है, सबसे मेन तो यही है ना। तो चलिए वहाँ पर साक्ष्य कौन कौन मिला है, कुम्हार का चाक, अब काम करके थक जाएगा तो क्या करेगा, तो खाना खाएगा, अन्नागार, अन्नागार के बाद खाना खाने के बाद उसको आराम चाहिए, आराम के लिए श्रमिक आवास, श्रमिक आवास के बाद मिला उसको पूजा करने के लिए मातृ देवी की मूर्ति। अब उसके बाद ओखली, ओखली के बाद ओखली में लेकर किसी को कूट दिया, मर गया, मर गया तो इसको क्या करेंगे, लेकर जाएंगे ढक के, तो ढकने के लिए ताबूत, ताबूत में बंद कर दिए, तब उसको ले जाएंगे कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान का नाम याद रखेंगे RH-37। उसके बाद हाथी का कपाल मिला है और स्वास्तिक चिन्ह मिला है, और इसी के साथ हो गया हड़प्पा खत्म। अब चलिए अगला वीडियो में हम लोग सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मोहनजोदड़ो नामक शहर पढ़ाएंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो पर एक फिल्म भी ऋतिक रोशन का बन चुका है, तो वही शहर को अब हम अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही के लिए, चलिए जय हिंद, आप लोग इसको लिख